तो एक दिन मैं घर आए तो मैं तानपुरे के साथ एक हमारे दरबारी का एक ख्याल है, मुबारकबादियाँ शादियाँ तोहिदीनी, तो मैं तानपुरे के साथ गुनगुना रहा हूँ। और हमारे घर के कुछ सीढ़ियाँ ऐसी थी कि जब कुछ चढ़े तो पता चल जाता था क्योंकि चढ़ रहा है ऊपर। एक दफ़ा का जिक्र है कि बाबा जब रिकॉर्डिंग के लिए टीवी पे आते थे तो हम साथ आ जाते थे। तुम चले? जी, साथ में चले थे। तो बाबा को काम करते हुए देखना और कोशिश बाद में यही करने की जिस तरह से बाबा ने फलां जगह पे ऐसे किया था मैं वैसे करने की कोशिश करूं। जो सबसे पहला प्रोग्राम बाबा ने और चचा ने किया था, बिल्कुल, और आखिरी प्रोग्राम मैं और हामिद ने। अच्छा। और वो मेरा पहला ही प्रोग्राम क्लिक कर गया और पूरे पाकिस्तान में क्या पूरे वर्ल्ड में लोगों ने, फिर मुझे याद है 76 में मैं वर्ल्ड टूर किया। बाप बेटे का लिहाज नहीं, बाप ने गलत सुर लगाया, बेटा कभी नहीं कहेगा कि बाप मेरे ने सही सुर लगाया। मुझे तो एक एक लम्हा याद है, मेरे हाथों में डेथ हुई थी बाबा की। जब डेथ हुई थी तो मैं था पास में और एक बाबा के शागिर्द थे, बस वो। असद अमानत अली ख़ान का नाम किसने नहीं सुना। असद से मेरी दोस्ती बहुत पुरानी थी और जब मुझे उसके चले जाने का पता लगा तो बहुत अफसोस हुआ, लेकिन एक याद उसके साथ रही। और वो याद क्या है? वो याद ये प्रोग्राम है। आइए मिलते हैं असद अमानत। असद, तुम और मैं दोनों माशाल्लाह अपने वालिदैन और ख़ास तौर पे खुसूसी तौर पे अपने वालिद के हवाले से जाने और पहचाने जाते हैं। मैं अगर तुमसे ये पूछूं कि तुम्हें अपने वालिद की कौन सी याद इतनी वाज़े तौर पे तुम्हारे जहन में नक्श है तो क्या हो? वो एक दफ़ा मैं मतलब बाबा के सामने तो बहुत घबराता था रियाज करते हुए। सिखाते थे लेकिन अंदर से मरे हुए होते थे। तो एक दिन मैं घर आए तो मैं तानपुरे के साथ एक हमारे दरबारी का एक ख्याल है, मुबारकबादियाँ शादियाँ तोहिदीनी, तो मैं तानपुरे के साथ गुनगुना रहा हूँ। और हमारे घर के कुछ सीढ़ियाँ ऐसी थी कि जब कुछ चढ़े तो पता चल जाता था क्योंकि चढ़ रहा है ऊपर। और बाबा के कदमों का भी पता था कि कैसे कदम है उनके चलते। अब कदम चढ़ते हुए मैंने सुन लिया कि बाबा चढ़ रहे, तो मैं थोड़ा नरम कर लिया। नीचे उतरे, फिर गए, फिर वापस नीचे आए। थर्ड टाइम ये मेरे पास आ गए तो देख के बाबा को कांपना शुरू हो गया मैं। तो मुझे कहते ये अस्थाई यंत्रा तुम कह रहे थे। अब पास में कोई था भी नहीं तो कोई बहाना बनाएगी ये कह रहा था। मैं ये समझा कोई गलती हो गई। मैं कि जी हाथू जी मैं ही, फिर कहो। जब फिर कहो तो फिर अपनी तरफ से पूरे मजबूती के साथ मैंने कहा फिर कहो। कुछ 10 दफ़ा उन्होंने मेरे से ये अस्थाई सुनी और ये कह के गए कि अमानत पैदा हो गया दूसरा। चलो, मेरे लिए उस वक्त जैसे था कि जैसे पता नहीं सारी दुनिया मेरे सामने खुल गई है, सारा कुछ मेरे सामने आ गया। मैं वो फीलिंग बयान नहीं कर सकता हूँ कि इतने बड़े आदमी, मैंने आज तक उनको एज ए फादर लिया ही नहीं। मगर आँख खुली तो उनको गाते हुए देखा, रियाजत करते हुए, जिस तरह से उनका आना जाना। तो मेरे तो आइडियल हैं, रहेंगे, ऐसा है कोई देखा ही नहीं अपनी नज़र में, ऐसा कोई आया नहीं आज तक ऐसा फनकार। ये बताओ कि जब इतना बड़ा बाप हो तो उस तक पहुंचना तो खैर सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन वो एक बहुत बड़ा क्या कहना चाहिए रुतबा है बेशक, जो कंधों पे लेके चलना होता है। वेरी ट्रू। तकरीबन बोझ बन जाता है। बेशक, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। अगर तो बड़े बाप का बच्चा होना जहाँ पे एडवांटेज है वहाँ पे डिसएडवांटेज भी है। तुम्हें ये किस वक्त महसूस हुआ कि कुछ अंदर है जो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है? जैसा कि हमारे घर में मतलब एक ट्रेडिशन चली आ रही थी कि मेल बच्चा जब गाना शुरू मतलब माँ कहना शुरू कर दे उसकी रियाजत शुरू हो जाती थी। अच्छा। तो चॉइस तो हमारे में होती नहीं थी। बच्चे की क्या चॉइस होएगी कि ये करना ये नहीं करना। तो रियाजत ज़रूरी थी हर बच्चे, मेल बच्चे के लिए। ये एक दफ़ा का जिक्र है कि बाबा जब रिकॉर्डिंग के लिए टीवी पे आते थे तो हम साथ
आ जाते थे। तुम चले? जी, साथ में चले थे। तो बाबा को काम करते हुए देखना और कोशिश बाद में यही करनी कि जिस तरह से बाबा ने फलां जगह पे ऐसे किया था, मैं वैसे करने की कोशिश करूं। रूटीन क्या होती है रियासत? क्योंकि मैंने कभी किसी से सुना है बड़ा सख्त होता है, खाना पीना, उठना बैठना सोना। आप यकीन कीजिए कि उस वक्त तो समटाइम गुस्सा चढ़ता था कि कोई उस घर में पैदा हो गया। हम बाल नहीं रख सकते थे, सर मुंडे हुए होते थे। इसका क्या ताल्लुक है? इसका बस क्या ताल्लुक है? किसी को देख अपनी देख मैं खूबसूरत हूँ, मुझे कुछ और करना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए, ठीक ठीक, इस लाइन से ना हट जाए। चलें ठीक है, चलें। बाल नहीं रखते थे तो सख्त सर्दियाँ और घर का टॉप फ्लोर है और हमने सिर्फ लंगोट बांधे हुए हैं, सर मुंडे में लंगोट बांधे हुए हैं और खिड़कियाँ दोनों खुली हैं। हवा जो जिस तरह से लग रही है उस वक्त जिस्म को, क्या रियाज करके अपने आप को नॉर्मल करो। सख्त गर्मियाँ है और गर्म कपड़े पहनाए हुए हैं। दादा ने खुद अपनी तरफ पंखा किया हुआ ताकि और हम लोग गर्म कपड़े भी क्या है वैसे ही आप बिठा दीजिए। वो अब आके रियलाइज होता है कि वो ऐसे क्यों करते थे उस वक्त। और वो क्यों? कि अब मैं किसी भी वेदर में चला जाऊं, किसी भी मौसम में, दुनिया घूमा पूरी, किसी भी मौसम में चला जाऊं, किसी भी जगह चला जाऊं, किसी जाके मेरे गले पे फेंकना पड़े, गा सकता हूं, मैं गा सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा भी वेदर हो, कैसा कुछ हो, आई कैन परफॉर्म। वेदर मेरे पे असर नहीं करेगा। अच्छा, अब तो मैं जिस तरह कहते हैं ना कि हर एक शख्स को पहली पहली याद होती है, तो एक परफॉर्मर के लिए पहला स्टेज या पहली पब्लिक परफॉर्मेंस जी जी यादगार होती है कि इस वक्त मेरा एक नाम बना। तुम्हारे लिए वो कौन सी थी? वो कौन सा मकाम था? मेरे लिए निखार प्रोग्राम होता था यहाँ से, जो सबसे पहला प्रोग्राम बाबा ने और चचा ने किया था। बिल्कुल। और आखिरी प्रोग्राम मैं और हामिद ने। अच्छा अच्छा। और वो मेरा पहला ही प्रोग्राम क्लिक कर गया और पूरे पाकिस्तान में क्या पूरे वर्ल्ड में लोगों ने, फिर मुझे याद है 76 में मैं वर्ल्ड टूर किया और मुझे ये शर्फ हासिल है कि मैंने 96 में रॉयल अल्बर्ट हॉल में परफॉर्म किया हुआ है। उस वक्त मैं तीसरा एशियन था और मेल यंगेस्ट पहला जो उस हॉल में क्लासिकल गाया। ये बताओ असद कि गाना आप लोगों को तो खैर विरासत में मिला है और ये बड़ा मुश्किल काम है। कभी किसी वक्त ये एहसास होता है कि ये ख़त्म ही नहीं होगा, ये तो जो सफ़र जारी हुआ है इसका तो कोई अंत ही नहीं है? मुझे दूसरे फ़न के बारे में तो पता नहीं, इस फ़न का तो इट्स 24 आवर जॉब। आपको एक दिन की भी छुट्टी नहीं है इसमें। आप एक दिन इससे छुट्टी करेंगे, ये आपसे 21 दिन छुट्टी करेगा। कि आपने एक दिन 21 दिन रियाज किया हुआ है और उसमें 22वें दिन आपने छोड़ दिया, तो आपने जो 21 दिन जो मेहनत की, रियाज किया है, वो वॉश हो जाएगा एक दिन ना करने से। तो वो 21 दिन से डर के मारे रियाजत रोज़ करते हैं हम लोग। और हालांकि मेरे दादा को इल्म मौसीकी के समंदर का टाइटल था कि क्लासिकल इल्म के समंदर हैं ये। तो मुझे याद एक दफ़ा उनसे किसी ने सवाल किया कि खान साहब आपके पास समंदर का टाइटल है, आप इसकी गहराई बताएं कि क्यों आम लोगों को समझ में नहीं आता, ये इतना मुश्किल, ये क्यों है ऐसा। तो समंदर क्या जवाब दे रहा है, मेरे कानों से मैंने सुना, कहते भाई मुझे गहराई वहराई का तो पता नहीं, मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि मुझे आज कोई सिखाए, मैं सीखने के लिए तैयार हूँ। अब इस काम का अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितना वसी काम होगा कि समंदर ये कह रहा है कि मैं अभी मुझे कोई सिखाए, मैं सीखने के लिए तैयार हूँ। बहुत इसकी हर 4-5 घंटे के बाद तो राग बदल जाता है, का वक्त बदल जाएगा, वक्त बदलेगा तो साथ बिल्कुल मौसमों के साथ बदलते हैं राग। इतने से फ़र्क से दिन रात का फ़र्क हो जाता है। ये क्लासिकल इतना मुश्किल काम है। एक राग आप गा रहे हैं, उसके साथ 5-6 राग साथ में चल रहे हैं उसके, लेकिन आपने उनसे बचना है। वो जो साथ में 5-6 राग चल रहे हैं ना, ज़रा सा आपने मिस्टेक कर दी तो वो राग बीच में आ जाएगा, आपको गलत कह दिया जाएगा कि आपने गलत किया जी, राग ऐसे नहीं जाता है। तो उन रागों से बचना और जितने सुर हैं उनके अंदर ही रहना बहुत डिसिप्लिन का काम। मुझे बताओ यार सर, ये कहीं लिखा हुआ तो नहीं है, ये सारा यहाँ है ना? मैडम ये है कि आप
इस हमारे मौसीकी में यही बात है, हालांकि इंग्लिश ओपरा जो है वो भी काफ़ी सिमिलर है, हमारे जो इंग्लिश ओपरा जो है उनका क्लासिकल हमारे से सिमिलर, उसमें आवाज़ के उतार चढ़ाव को बड़ा देखा जाता है, लेकिन वो फिक्स होता है बिल्कुल कि ये अलफ के बाद बे के बाद ते, ऐसे चलता जाएगा। हमारा काम उस्ताद हमको ये बताते हैं कि ये राग है, ये इसकी शक्ल है, ये इसकी वादी संवादी है, ये इसकी अरोही मरोही है, ये इसकी चलन है, ये इसका मिजाज है। अब इसके बाद तमाम लिंक हो जाता है मालिक के साथ, इसमें कि आपको कैसी कैसी आमद आती है, फिर आप उसको कैसे कैसे खूबसूरत लेके उसको चलते हैं, उसी हदूद में रहते हुए। और हर परफॉर्मेंस दूसरी से मुख्तलिफ होती है डेफिनेटली। हर अब आप देख लेना, आप सदियों से राग चले आ रहे हैं, आपने 200 साल पहले भी जो राग सुना है या उसको आज सुनेंगे वही मज़ा आएगा अगर आप सही तरीके से गाया जाएगा, वैसे ही मज़ा देगा, उसमें कोई नहीं। आप वरना कोई गाना ऐसा आप 3 दिन गाना सुने, तीसरी चौथी दफ़ा आप बुरा लगने लग जाता है। बिल्कुल सही। लेकिन ये ऐसा काम है कि आप जैसे जैसे उसको सुनते जाओ, जैसे इसकी हवस बढ़ती जाती है, वो बढ़ जाता है। तो ये सब यहाँ है ना, बेशक लिखा हुआ तो कुछ नहीं होता, लिखा हुआ तो हमारे काम में यही तो मुश्किलपन है कि आपको उस्ताद ने तो बता दिया, लेकिन आपका ज़हन आप देखें कैसे 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 प्रवास करता है, और आमद पे बड़ा दखल होता है इसका। हमको खुद पता नहीं होता है कि किस वक्त क्या हो जाए। समटाइम ऐसा होता है नहीं मूड बनता, नहीं अच्छा गाया जाता। अच्छा, ये पता लग जाता है, इमीडिएटली पता चल जाता है। अगर काम के जानने वाला है तो बाप बेटे का लिहाज नहीं, बाप ने गलत सुर लगाया, बेटा कभी नहीं कहेगा कि बाप मेरे ने सही सुर लगाया, बेटे को कहना पड़ेगा नहीं गलत सुर लगा, लिहाज है ही नहीं इसमें। सबसे बड़ी बात ये बताओ कि जाहिर है जो भी फनकार होता है उसको जब तक सराहने वाले, पहचानने वाले, जानने वाले ना हो तो मज़ा नहीं आता। बिल्कुल सही बात। तो लिहाजा मैं समझती हूँ गाने वाले के लिए उसकी ऑडियंस अगर ऐसी हो जो समझती है उसको, पहचानती हो, तो उसको मज़ा आता है। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने लाइव गाया है या गा रहे हों और आपकी ऑडियंस ने आपको एक अरूज तक पहुँचाया है सिर्फ अपनी पहचान से, और या आपका मूड बन रहा हो और ऑडियंस तो बिल्कुल ही वालेकुम, फिर हाँ तो बड़ा दुख होता है उस वक्त। समटाइम ऐसा होता है कि बड़ा मूड बना के जाते हैं कि यार यहाँ पे फलां राग सुनाएंगे, यहाँ पे फलां चीज़ सुनाएंगे, इसको ये चीज़ सुनाएंगे। जब गाना शुरू करते हैं तो जो हमको करने से पता चल जाता है 1-2-3 मिनटों में कि ये ऑडियंस कैसी है, ये सुनने वाली ऑडियंस है या सिर्फ दिखावे वाली है, ये हमको पता चल जाता है। फिर उसके मुताबिक काम करते हैं फिर हम लोग कि अब कैसी ऑडियंस है। एक दफ़ा मैं नॉर्वे में गया, ऑफिशियली गया था, तो वहाँ पे एक 7 क्लब के नाम से एक जगह है, ऑफिशियली कोई आर्टिस्ट वहाँ पे आए, यू हैव टू परफॉर्म देयर, उस जगह करता है वो। तो ऑफिशियली हम भी पाकिस्तान से गए हुए थे। मैडम आप यकीन कीजिए कि जब मैं स्टेज पे इंटर हुआ हूँ तो 95% नॉर्वेजन लोकल, अच्छा गोरे, 5% इंडियन पाकिस्तानी। तो मैं तो घबरा गया देख के, मैंने कहा अरे हमारा तो ऐसा कोई धूम धड़के वाला काम भी नहीं है कि ये लोग बीट से कुछ हो जाएंगे, हमारा क्या समझ आएगा काम इनको। मैं बड़ा परेशान, तो ओवर स्मार्ट बन के ना मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करना शुरू कर दिया कि अब मैं ये कर रहा हूँ, अब मैं ये कर रहा हूँ, ये मैं क्यों कर रहा हूँ, ये कैसे गया। ऑडियंस से मैडम यकीन कीजिए एक औरत गोरी नॉर्वेजन उठी तो मुझे उर्दू में कहती है कि उस्ताद जी आप ट्रांसलेट नहीं करें, यहाँ पे जितने बैठे हुए सब समझते हैं। अब मेरे लिए तो बहुत बड़ा शौक था ये, और मैंने ट्रांसलेट करना छोड़ दिया। मैडम यकीन कीजिए जहाँ अच्छा सुर लग रहा है पूरे हाल में, वाह, जहाँ मुश्किल से मुश्किल सम आ रहा है पूरा हाल सम पे सर मार रहा है। मुझे मालूम है कि आपके वालिद साहब के साथ आपकी एक ख़ास किस्म की मोहब्बत भी थी, प्यार भी था, और आप उनका नाम लेके भी आगे चले। ऐसे वालिद जब बिछड़ जाते हैं तो मुश्किल वक्त होता है, कुछ याद है आपको? मुझे तो एक एक लम्हा याद है। मेरे हाथों में डेथ हुई थी बाबा की। जब डेथ हुई थी तो मैं था पास में और एक बाबा के शागिर्द थे। बस वो कहते ना जैसे वक्त आया हुआ है। मैं तो 5-6 दफ़ा बेहोश हो चुका था। बाबा की डेथ जब मुझे पता चला हॉस्पिटल में ही, तो मेरे लिए तो ऐसे एक, क्योंकि घर के चलाने वाले वही थे, बाबा और चचा, ये दोनों भाई घर को चलाते थे। अब जो मेन चलाने वाला है वही घर में नहीं रहा। चचा बिल्कुल सख्ते में आ गए बाबा का सुन के कि इतने सालों से साथ रहना और एकदम बिछड़ जाना।
तो ये मालिक ने रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे कंधे पे डाली, और जो काम मैंने मतलब, और अगर बाबा जिंदा होते तो मैं और 4-5 साल डिले हो सामने नहीं आता नहीं मैं। वो बाबा के मरने की वजह से मुझे चचा ने दिन रात मेहनत करवा के, और जो काम मुझे 5-6 सालों में करना था वो साल में करवा के मुझे उन्होंने आगे किया कि, और अल्लाह ने आज उसका अजर दिया हुआ है। तुम्हारे बारे में बड़ा मशहूर है कि तुम जब स्टेज पे आते हो तो तुम्हारा जो लिबास होता है उस पर तवज्जो बहुत ज़्यादा होती है। क्या ये जान के होता है? जी बिल्कुल सही बात है, ये भी हमारी फैमिली में चला आ रहा है ये भी। इसकी वजह है कि आर्टिस्ट को परफॉर्म करने के लिए तो दूसरे लोगों से ज़रा अलग नज़र आना चाहिए, हट के नज़र आना चाहिए। अब उसमें ये नहीं होता कि इसने क्या पहना हुआ है क्या नहीं, तो वो चेंज दिखाने के लिए कि लिबास का फिर वो किया जाता था कि ऐसा लिबास पहना जाए, ऐसे पहना जाए। तो ये चीज़ भी ख़ानदान से मिली, आगे लिबास की भी वैसे ही। माशाल्लाह बच्चे हैं तुम्हारे जी, जवान बेटी भी है माशाल्लाह, और भी बेटियों को तो खैर तुम लोग सिखाते नहीं। बिल्कुल। बेटों को सिखाना शुरू किया? जी, मैंने अपने बेटे को अपने चचा उस्ताद फ़तेह अली खान साहब का शागिर्द किया, क्योंकि ये भी ज़रूरी है, भले आपके घर में है काम लेकिन शागिर्दी होनी बहुत ज़रूरी है। तो मैंने उनको चचा उस्ताद फ़तेह अली खान साहब का शागिर्द किया है। कर दिए? हाँ जी। वो सीख रहे हैं। ज़माना कुछ बदल रहा है, क्लासिकल से हट रहा है कि नहीं, पॉप की तरफ जा रहा है, शोर की तरफ जा रहा है? कह सकते हैं, क्योंकि वो शेर आ जाता है कि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज़ के फूलों से। ये सच्चा काम है, ये ख़त्म हो नहीं सकता, हम करना चाहें भी तो नहीं होएगा। सदियों से चला आ रहा है, और मजहबी तौर पर भी इसको इस्तेमाल किया गया। हमारे ऐसे अस्ताइयाँ अंतरे हैं जिसमें मतलब आप फील करें कि वाकई इबादत कर रहे हैं। अब एक सुबह का एक राग है, उसका एक अस्ताई है कि हुआ नूर का तजल्ला, हुआ नूर का तजल्ला, क्या सोवे उठ जाग रे बंदे, कलमा पढ़ ले नबी जी का। वाह। ये एक राग है, देशकार सुबह का राग है, तो उसकी अस्ताई है। और वाकई जब दादा हमको सिखाते हैं जैसे लग रहा है जैसे हम लोग किसी हॉली प्लेस पे बैठे हुए हैं और एक अजीब एटमॉस्फेयर बना हुआ है। तो हम लोग तो इसको इबादत के तौर पे भी लेते हैं, और आता है, पीछे भी बहुत वक्त आए ऐसे कि क्लासिकल को, क्योंकि हारी सारी को समझ में आने वाला तो है नहीं। फ़न जो है, अब जैसे कि आप पेंटिंग आप देखने जाते हैं, देखने हज़ारों लोग आए हुए होते हैं, लेकिन उसमें समझ किसी किसी को होती है कि आर्टिस्ट ने ये क्या किया हुआ है। वरना आम आदमी ये सोचेगा जी पेंट बस ब्रश मारे हुआ और ये किया हुआ है। और इसी तरह से ये भी है क्लासिकल के, इसको समझ में आना, उसके लिए थोड़ा सा आदमी को शाऊर होना चाहिए कि जो इसको मतलब थोड़ा सा ध्यान देगा ना, मैं देखो तो क्या है, तो मैं गारंटी देता हूँ कि अगर थोड़ा सा ध्यान देगा ना तो वो समझने लग जाएगा कि क्या काम है। अब बिल्कुल इग्नोर छोड़ो यार, कौन इतनी मुश्किल में पड़े, तो फिर उसको तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आज अगर एक कोई नौजवान असद अमानत तुम्हारे सामने खड़े हो, तुम्हारी उम्र का जब तुम पहले थे 10, 15, 14 साल का हो, और तुमसे पूछे कि जी मैंने एक फनकार बनना है, गुलकार बनना है, तो कौन कौन सी मोटी मोटी बातें उसको तुम जहन नशीन करवाओगे? मजाक वाली या सही वाली? नहीं, सही वाली, सही वाली, दादा वाली। मैं आजकल का ज़माने पे मैंने एक अच्छा, आपको ये जोक सुनाता चलूँ। मैंने जरूर जरूर। कि मुझे किसी इंटरव्यू में पूछ लिया कि खान साहब आजकल सिंगर बनने के लिए क्या करना चाहिए, कैसा करे आदमी के सिंगर बन जाए। तो मैंने कहा भाई तुम्हारे पास 30-35 हज़ार रुपया है? कहता जी हाँ ये तो है। तो मैं कहा तुम आर्टिस्ट हो? कहता खान साहब क्या करें? मैंने कहा हाँ भाई जाके रिकॉर्ड करवाओ, इतना खर्चा आता है, 30-35 मार्केट में डालो, बस मार्केट में डालो, बन गए तो तुम आर्टिस्ट, नहीं तो नेक्स्ट टाइम। ठीक है। नहीं, संजीदगी से अगर संजीदगी से करना है तो ये बहुत मुश्किल काम है, इसको सीरियसली लेना पड़ेगा। जैसे आपको खाना ज़रूरी है, मुँह धोना ज़रूरी है, नहाना ज़रूरी है, इबादत करना ज़रूरी है, इसी तरह से ये काम भी एक दिन की छुट्टी नहीं है इसमें। तो आप इसको इजी लेंगे तो फिर सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, ध्यान देंगे तो ये फिर कहीं जाता नहीं।
चाह